ये आकाशवाणी का कोटपुतली केंद्र है, FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9 FM। श्रोताओं, आज के समय में खाद्य सुरक्षा केवल एक योजना नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बन चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA ने गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों तक सस्ती दरों पर खाद्यान्न पहुंचाने का रास्ता खोला है और इसी व्यवस्था को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप में पहुंचाया जा रहा है। समय के साथ इस प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए EPDS यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू किया गया है और राशन दुकानों पर पोस्ट मशीनों के जरिए अब वितरण प्रक्रिया डिजिटल हो चुकी है। तो इन सब बदलावों और इन व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आकाशवाणी स्टूडियो में जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा, जो जिला कोटपुतली बहरोड को देख रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका आकाशवाणी कोटपुतली स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिला कोटपुतली बहरोड एक नया जिला है, तो हमारे यहाँ NFSA के तहत कितने लाभार्थी जुड़े हुए हैं और क्या सभी तक नियमित रूप से राशन पहुँच रहा है? विकास जी, कोटपुतली बहरोड नया जिला जरूर है, पर क्योंकि PDS 2013 से चल रहा है NFSA, तो 2013 से जो लाभार्थी थे वो एग्जीटीज हैं, बस जिले की सीमाएं बदल गई है। आज जिले में 7 सब डिवीज़न हैं और सभी सब डिवीज़न में जोड़ के लगभग 2 लाख लाभार्थी हैं और 8,67,000 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको NFSA में लाभ दिया। तो इन सभी सदस्यों को हम 2 कैटेगरी में विभाजित कर रखा है। एक तो है PHH प्राथमिकता प्राप्त परिवार, दूसरा होता है APL से जो NFSA परिवार हैं। तो सरकार ने 2 प्रकार से इनको लाभों बांटा है। जो PHH है उनको अंत्योदय परिवार आते हैं। अंत्योदय परिवार को एक राशन कार्ड पर 35 kg गेहूँ मिलता है और बाकी जो परिवार है सामान्य परिवार जिनको प्रति यूनिट 5 किलो राशन मिलता है और ये समस्त राशन भी निःशुल्क दिया जा रहा है। और इस योजना को नया नाम दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और ये 2028 तक इसमें निःशुल्क गेहूं वितरित किया जाएगा। जिले में चूंकि PDS एक पहले काफ़ी बदनाम रही है, हम जब आज़ादी के टाइम आए थे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, खाद्यान्न उत्पादन भी नहीं था, लोग भूखे उठते थे पर पेट भर के सोने का मौका नहीं मिलता था, भूखे सोते भी थे। इवन अकाल तो हमारे स्थायी पहचान थी। राजस्थान तो विशेष रूप से अकाल पीड़ित रहा है। यहाँ 1% भूजल है, यहाँ न तो कोई 2 धंधे थे न कृषि उत्पादन ऐसा था। चूंकि समय बदला, उस स्थिति में एकमात्र जो आपकी PDS है जिसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में जाना जाता है, वो लाइफ लाइन थी। आम लोगों को तो एक लाइफ लाइन हो सकती है कि साहब भोजन की श्रृंखला है जिसके तहत एक भारत सरकार दिल्ली से लेकर के तमिलनाडु, देश के हर कोने में राशन की दुकानें स्थापित है और हर जगह गेहूं की उपलब्धता और पहुंच और वितरण का एक चैनल FCI के माध्यम से बनाया गया। परंतु राजस्थान एक विशेष राज्य था क्योंकि यहाँ उत्पादन नहीं थे, हर दूसरे साल अकाल आता था, घटनाएं कहानियां प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के लिए ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं थी, जीवन वितरण प्रणाली थी। यहाँ लोगों को जीने के लिए जरूरी था ये। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि PDS एक ऐसी व्यवस्था है जो गरीब व जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाती है, राशन पहुंचाती है। और आपने जैसा कि बताया कि 2 लाख परिवार हैं जिन तक आप राशन पहुंचाते हैं PDS के माध्यम से। तो जब PDS की व्यवस्था को लेकर के अगर कहीं से शिकायतें आती हैं तो उनको विभाग किस तरह से देखता है और कैसी व्यवस्था रखता है? आपके प्रश्न को 2 हिस्सों में बांटूंगा मैं। पहला तो यह है कि जब हमारी व्यवस्था इनिशियल स्टेज में थी, यानी आज़ादी के बाद से 2000 तक का दौर मान लो, जब सब कुछ ऑफलाइन था, उस दौर में था लाइसेंस परमिट कोटा, LPQ पॉलिसी, हर चीज़ में लाइसेंस, हर चीज़ में परमिट, हर चीज़ में कोटा सिस्टम था। 93 के बाद LPG की पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सब चीज ओपन हो गया, पूरा विश्व खुल गया। उस दौर में हमने पीडीएस में ड्रास्टिक चेंज किए। 2002 में ईपीडीएस का दौर शुरू हुआ। अब तक जो वितरण चल रहा था ऑफलाइन चल रहा था, डीलर किसको दे रहा, कैसे दे रहा, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी, वधवा कमीशन। उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि पीडीएस में लगभग 40% लीकेज है। ये बड़ा भारी चैलेंज था हम लोगों के लिए। तो वधवा कमीशन रिपोर्ट आने के बाद, पब्लिश होने के बाद, सरकार ने निर्णय लिया कि संपूर्ण पीडीएस को डिजिटल किया जाए। तो उस आधार पे ईपीडीएस लागू हुआ। ईपीडीएस में क्या है कि हमारा हर ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली वॉच होता है। 2013 में एनएफएसए एक्ट लागू हुआ और 2016 में हमने 100% ईपीडीएस चले गए। आज हर राशन डीलर के पास एक पॉश मशीन है, उसका नाम है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। हमारे जो भी एफसीआई से गेहूं उठता है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है और दुकान पे पहुंचता है और बायोमेट्रिकली मशीन में रखा जाता है। वही बायोमेट्रिक चढ़ता है। एक्स दुकान को 40 कुंटल गेहूं मिला तो 40 कुंटल एफसीआई उठेगा, 40 कुंटल उसकी मशीन में चढ़ेगा और ओटीपी से वेरीफाई होने के बाद मशीन में चला जाएगा। तो सर, क्या ईपीडीएस लागू होने के बाद में, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पारदर्शिता बढ़ी है, तो क्या इससे जो फर्जी राशन कार्ड थे या यूं कहें कि जो डुप्लीकेट राशन कार्ड थे, अभी जैसे गिव अप अभियान में हम देख रहे हैं कि उनको वापस भी लिया जा रहा है, तो कितना क्या इस पे रोक लग पाई है? देखो, आजकल जो हमारा वितरण है ईपीडीएस पे बायोमेट्रिक है। हर व्यक्ति या तो अपने अंगूठी से पहचाना जाएगा या आइरिस से पहचाना जाएगा। आंखों की पहचान होगी या अंगूठे की पहचान, उसके बाद उसका वितरण होगा। इस हेतु सरकार ने आधार कार्ड का डेटा इकट्ठा किया, यूआईडी के सर्वर पर जाएगा। तो ये तो पक्का है कि जो भी लाभार्थी है सब डिजिटलाइज है, उनका डेटाबेस है। दूसरा है कि जो जिसके लिए आवंटित था वही व्यक्ति ले रहा है, क्योंकि आधार कार्ड ईकेवाईसी एक पोर्टल पे हो चुकी है। तो व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो गई। लाभार्थी को कितना दिया जाना वो तुलना, जब तक 5 किलो का वजन तोला नहीं जाएगा तब तक पर्ची निकल नहीं सकती। तो उसको जितनी मात्रा वांछित थी वो दी जा रही है, सुनिश्चित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जितना भी वितरण हुआ 2016 से 2026 तक 10 साल हो गए पीडीएस का, हर ट्रांजैक्शन का ब्यौरा, किस टाइम किसने कितना राशन लिया, पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है। उसको कोई भी व्यक्ति कभी भी देख सकता है। अपना राशन कार्ड नंबर डालना है और पिछले 10 साल के वितरण की हिस्ट्री आ जाएगी। तो अब किसी भी प्रकार की ऐसी कोई शिकायत संभव नहीं है। हाँ, दूसरी बात आपने पूछा, कुछ दोहरे राशन कार्ड थे डिजिटलाइजेशन के अंदर, हमारे वो डबल राशन कार्ड पकड़ में आ गए। कुछ ऐसे लोग थे जो पात्र नहीं थे, एनएफएसए में यस हो गए। उनको भी हमने एक एक गांव सर्वे कराकर उनको छटनी करी और सरकार ने स्वैच्छिक गिव अप अभियान चलाया कि जो अपात्र है वो अपना हक छोड़े। और ये बड़ी खुशी की बात है कि कोटपुतली बेरोड जिले में 8,67,000 में से 1,17,000 आदमी हमने स्वैच्छिक गिव अप करवाए हैं। उन्होंने अपनी इच्छा सब्सिडी छोड़ी है कि नहीं, मेरी जरूरत नहीं है, किसी गरीब को उसका हक मिले, और उसके बदले में 1,10,000 हमने चयन भी कर लिए गरीबों को। तो एक प्रकार से सब्सिडी का वास्तविक लोगों को पहुंचने का बड़ा टूल साबित हुआ है अभियान, हमारा गिव अप अभियान। बिल्कुल सर, भारत सरकार का ये सपना भी है डिजिटल इंडिया, और उसी को आप डिजिटल नवाचार के तहत ईपीडीएस के तहत इसको साकार कर रहे हैं। लोगों तक जैसे राशन पहुंच रहा है, और आपने बताया कि इसमें काफी पारदर्शिता भी आई है, फर्जी राशन कार्ड भी पकड़े गए हैं। तो इसी से जुड़ा एक सवाल मैं लेना चाहूंगा कि नया राशन कार्ड अगर जैसे किसी को बनवाना हो या नाम जोड़ना हो, हटाना हो, तो क्या वो भी डिजिटल प्रक्रिया में संभव है या मैनुअल रूप में ले रहे हैं? किसी भी खाद्य विभाग में कोई भी राशन कार्ड बनना सब डिजिटल है। ई मित्र के थ्रू अप्लाई होती है। ई मित्र के बाद संबंधित शहरी और ग्रामीण एजेंसी, जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, ग्रामीण में ग्राम पंचायत है, वहां जाने के बाद वेरिफिकेशन के बाद वो बीडीओ या ईओ के पास जाता है और वो साइन करते हैं। ये तो सामान्य राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया है। अब सामान्य राशन कार्ड एनएफएसए में कैसे बनेगा, उसको खाद्य उसका लाभ कैसे मिले, उसके लिए भी सरकार ने एक अपीली प्रक्रिया बना रखी है, जिसका हेड संबंधित उपखंड अधिकारी है। उपखंड अधिकारी के स्तर पर अप्लाई का तरीका ई मित्र है। ई मित्र पे डिजिटल अप्लाई होगा, जिसमें आधार कार्ड लगेगा, उसका जनाधार कार्ड लगेगा और राशन कार्ड लगेगा, डिजिटल फॉर्मेट फीड करना होगा। अपील करने के बाद उसमें 4 लेवल बना रखे, L1, L2, L3, L4, अब L5 भी हो गया। L1 सबसे पहले उपखंड अधिकारी पास जाएगी एप्लीकेशन। उपखंड अधिकारी L2 पे उसको ये देखेगा कि ग्रामीण क्षेत्र की है या शहरी क्षेत्र की है। उसी हिसाब से उस संबंधित को आवंटित करेगा। ग्रामीण है तो बीडीओ को आवंटित करेगा, शहरी है तो नगर पालिका नगर परिषद को आवंटित करेगा। L3 पे एक कमेटी बना रखी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में आपका ग्राम सेवक है, पटवारी है और एक बीएलओ है। शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद और सैनिटरी इंस्पेक्टर कमेटी है। ये मिलकर तय करती है। फिर L4 पे जाएगी इनकी कमेटी की अनुशंसा के साथ हमारे खाद्य विभाग के ईओईआई के पास। वो उसको वास्तव में एक एक चेक करेंगे कि विभागीय निर्देश हैं, समावेशन निष्कासन श्रेणी की श्रेणियां हैं, 32 कैटेगरी उसके आधार पे पात्रता है कि नहीं।
उसकी पात्रता का परीक्षण होगा, फिर L5 पे फाइनल होके जाएगी। उपखंड अधिकारी डिजिटली उस पर साइन करेगा। जिस दिन डिजिटली साइन होगा उसके बाद उसके आधार सीडिंग KYC होने के बाद 1 महीने बाद उसको आवंटन और गेहूं मिलना शुरू हो जाता है। यानी पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था रखी गई है ताकि किसी तरह की कोई फर्जी उसमें एंट्री ना हो सके। लेकिन इस व्यवस्था में कितना क्या समय लगता है? जैसे आपने L1 से लेकर L5 तक की बात की, तो कितना क्या समय लगेगा? देखो, इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए सरकार ने 30 दिन तय की है और अमूमन फर्स्ट लेवल पे कोई इश्यू नहीं है कि मार्क ही करनी है, फोर्थ लेवल पे, फिफ्थ लेवल पे कोई इश्यू नहीं है कि उसको भी मार्क करनी है, वो तो सेम डे होती है। सबसे ज्यादा समय लगता है कमेटी की जांच पे L3 पर, और हमने उसमें भी सुनिश्चित कर रखा है कि इसको 15 से 20 दिन में इसको डिस्पोज कर रहे हैं। हम बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। आज मेरे पास मात्र 668 एप्लीकेशन पेंडिंग है 10,000 में से, और रोज मेरे पास नई एप्लीकेशन डील होती है और बहुत आसानी से स्मूथली ये काम चल रहा है। तो देखिए श्रोताओं, किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है, पारदर्शी व्यवस्था है ताकि राशन कार्ड भी बने तो आपका समय कम लगे। और आज आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे साथ हैं जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं खाद्य वितरण प्रणाली पर। तो श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया कि आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं जिला रसीद अधिकारी शशि शेखर शर्मा जी। सर, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं खाद्य वितरण प्रणाली पर, तो क्या कहना चाहेंगे कि रसोई तक सिलेंडर पहुंच रहा है, कब पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, क्या बताना चाहेंगे? मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे डिपार्टमेंट का नाम फूड एंड सिविल सप्लाईज। तो फूड में तो राशन आ गया, सप्लाईज में जितनी भी गवर्नमेंट की सप्लाईज है उसको कंट्रोल करने का भी हमारे डिपार्टमेंट का ही है। LPG भी एक गवर्नमेंट सप्लाईज है जी। हाँ, मिडिल ईस्ट में कुछ समस्याएं थी, वार चल रहा आप सबको पता है, उससे LPG की कुछ समय क्राइसिस आया था और ये राष्ट्रव्यापी क्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी। मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूँ कि हमने इसको बहुत अच्छे से डील किया है। आप भी आम जनता में बैठते हैं, मैं सभी श्रोताओं से अपील भी करूंगा, गैस की ऐसी कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी व्यवस्थापन का जरूरत है। सबसे बड़ी बात, सरकार ने 25 दिन अर्बन में और ग्रामीण में 45 दिन बाद बुक कराएं। ऑनलाइन आपको IVRS से बुक कराना है। बुक करने के बाद आपके डिजिटल कोड OTP जाएगा, OTP आप स्वयं वेरीफाई कराएंगे, फिर आपके पास गैस आपूर्ति होगी और गैस आपूर्ति के बाद आपकी डायरी में एंट्री करके जाएगा। ये एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है। शुरू में लोगों ने पैनिक बुकिंग की, ये बिल्कुल सही है कि सबको लग रहा था मेरे पास 1 नहीं 2 नहीं 4, युद्ध का क्या हो, कितना लंबा चले, 5-5 सिलेंडर इकट्ठे करके लगभग 1 साल की व्यवस्था कर लूं। ये हमारी मानसिकता है, हम डर जाते हैं, पैनिक में बहुत ज्यादा बुकिंग करते हैं। तो मैंने बार बार कम से कम 50 बार अपील की होगी विभिन्न सोशल मीडिया, पत्रकार पत्रों में, अखबारों में, सबके तरीके से। गैस की कोई कमी नहीं है, आपको 1 सिलेंडर है 1 रख लो और एक्स्ट्रा 1 भरा के रख लो। आप 5-5 का स्टॉक मत करो। 2 से ज्यादा सिलेंडर वैसे भी घर में रखना भी विधिक नहीं है। आप किसी की हक की सब्सिडी अपने खाते में जब्त करके होल्डिंग कर रहे हो। तो हमने अपील की, अपील का असर हुआ। आज आराम से आप बुक करो, नेक्स्ट डे सप्लाई मिल रही है। गाँव में मैक्सिमम 3 दिन में सप्लाई मिल रही है। हाँ, कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई खासतौर से अपना जिला इंडस्ट्रियल एरिया है, निमराना, बहरोड, सोता नाला, हमने इसके लिए सरकार से वार्ता की, कलेक्टर मैडम ने भी, और हम सब ने मिलकर के प्रयास किए। वहाँ भी सप्लाई तुरंत हो गई है। हम वीकली डिमांड के हिसाब से ऑर्डर जारी करते हैं। शादी विवाह के जो हैं अवसर वो भी चल रहे हैं, इस समय फंक्शन है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? शादी विवाह होना एक बिल्कुल नैसर्गिक है, होना भी और होंगी भी। सरकार ने भी सुना कि सबको तो सिलेंडर देना संभव नहीं था कि और बहुत बड़ी शादी, बहुत बड़े लोग गैदरिंग और खाना करना उचित भी नहीं है। ऐसे क्राइसिस के दौर में सरकार ने निर्देश दिए कि जहाँ ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ 2 सिलेंडर, उसके सिंपल कार्ड ले आओ, शादी का कार्ड, वर वधू का आधार कार्ड लेकर के मेरे ऑफिस में एक सादा फॉर्म भर के मेरे ऑफिस में रखवा रखा है, वो भरें और भरते ही साथ के साथ उसको परमिट काट के जारी कर दिया जाता है। अब उसमें यही है कि 2 या 3 सिलेंडर तक ही हम कर सकते हैं, बाकी उसको अपनी अल्टरनेटिव व्यवस्था करनी होगी। बिल्कुल सर, अभी हम देख रहे हैं कि रसद विभाग लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, जहां कई सिलेंडर का भंडारण देखने को मिलता है। तो ऐसे लोग जो अवैध रूप से सिलेंडर का भंडारण करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे और क्या नियम हैं जिनके तहत ये कार्रवाई करते हैं आप? देखो, LPG ऑर्डर एक भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम आदेश है। उसके तहत ये लिखा है कि 100 kg से अधिक गैस का भंडारण इलीगल है, अवैध है। साथ ही आपकी जो भी आपको गैस हो, सिलेंडर आपका है, उसको वैधानिक डायरी या उसके संबंध में दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। अगर आप दस्तावेज रख नहीं सकते तो आप सिलेंडर रख भी नहीं सकते।
ये ठीक है कि हमने इस अभियान के दौरान एक बड़ी गैस एजेंसी, फर्जी गैस एजेंसी पकड़ी थी। उसमें लगभग हमने 221 सिलेंडर जब्त किए थे। बड़ा केस, शायद स्टेट की सबसे बड़ी जब्ती में से एक है। और उसके FIR भी दर्ज कराई और इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। न्यायालय जिला कोर्ट में, कलेक्टर कोर्ट में भी उसका प्रकरण चल रहा है। इसके अलावा हमने आम जो कॉमर्शियल यूज करते हैं, ढाबे रेस्टोरेंट में अमूमन जो घरेलू सिलेंडर का उपयोग नहीं करना चाहिए, वो कर रहे थे। हमने उनके खिलाफ भी त्वरित कार्रवाई की। जिले की लगभग 24 गैस एजेंसी है, सभी एजेंसियों का हमने लगभग 2 बार निरीक्षण किया। उन लोगों को भी ये भय बना रहा है कि कभी भी जांच हो सकती है, और इस वजह से डोर स्टेप डिलीवरी, बुकिंग OTP से, IVRS के बुकिंग, OTP से वेरिफिकेशन, इन तीनों चारों प्रयास से सख्ती प्लस व्यवस्था में सुधार, सृजनात्मक सुधार भी किए हमने। आम आदमी के 181, 14435 और 112 3 हेल्पलाइन जारी की। कोई भी कभी भी कंज्यूमर किसी को फोन कर सकता है। हमने उसको 24 घंटे में डिस्पोजल किया है, और आज भी हम 24 घंटे में आम जनता की डिस्पोजल कर रहे हैं। ये हमारे रिकॉर्ड के आधार पे है, और उम्मीद करता हूँ गैस के मामले में मैंने बहुत अच्छे से डील किया है, और आम जनता को कोई परेशानी मेरे पास अभी तक चाल रही नहीं है। तो देखिए श्रोताओं, जैसा कि रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा जी ने जैसा कि बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है PDS व्यवस्था के तहत राशन पहुंचाया जा रहा है, वहीं गैस एजेंसियों के साथ समन्वय रख करके व्यवस्थित रूप से रसोई गैस सिलेंडर है वो उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। सर, चलते चलते आपसे एक सवाल और लेना चाहेंगे कि PDS और NFSA में इसे बेहतर बनाने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी या और कोई पहल हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। सरकार ने एक तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड का, उसको हम वास्तविक रूप से शुरू कर रहे हैं। कोई भी मजदूर पूरे भारत में कहीं से भी किसी भी जगह से राशन ले सकता है। हमने वो सुविधा शुरू कर रखी है। खासतौर से इंडस्ट्रियल एरिया में बिहार के जो मजदूर थे उनको ये दिक्कत आ रही थी, तो हमने उन दुकानों पर एक्स्ट्रा राशन रखवाया है, जिससे वो आदमी कहीं से भी अपनी सुविधा से टुकड़ों में भी ले सकता है। अगर 25 किलो बनता है तो 15 किलो बंगाल से ले सकता है, और 10 किलो अपने कोटपुतली से ले सकता है। ये सुविधा भी उसको दे रखी है। दूसरा, पहले आता था कि राशन डीलर वजन में कम तोलते हैं, तो हमने पोस्ट मशीन, उस पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगा रखा है हर पोस्ट मशीन पे। उस इलेक्ट्रॉनिक कांटा से पोस्ट मशीन को संयोजन किया हुआ है। अब जैसे किसी का राइट बनता है 25 किलो का, अगर वो 24 किलो तोलेगा तो पर्ची निकलेगी नहीं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन माना ही नहीं आएगा, क्योंकि कांटा और पोस्ट मशीन लिंक है और पर्ची निकलेगी। जब तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, 25 ही तुलेगा, 25 की पर्ची निकलेगी, तब ही डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा। तो इससे शॉर्ट डिलीवरी की समस्या समाप्त हो गई, हर आदमी कहीं से राशन लेने की समस्या समाप्त हो गई। एक हमने उसको जियो फेंसिंग कर दी। अब जो राशन दुकान जाती है, जैसे राशन दुकान यहाँ सैंक्शन है पंचायत पाचूडाला में, तो उसी ही दुकान सैंक्शन के 50 मीटर के बाहर मशीन नहीं जा सकती, उसी 50 मीटर में बांटना पड़ेगा। पहले करते हैं कि घर जाके थंब लगा लिया, गेहूं नहीं दिया। अब वो समस्या भी समाप्त होगी और कंज्यूमर दुकान पे आएगा, क्योंकि मशीन बाहर जा नहीं सकती, वहां रहेगा, कांटे से तुलेगा, तीनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे तभी गेहूं बटेगा। इससे ट्रांसपेरेंसी इतनी आई है कि कलेक्टर मैडम की, सही प्रशासकों की रात्रि चौपाल कहीं भी होती है तो राशन की शिकायत नहीं आती। ये एक बड़ा सुखद पहलू है। बहुत ही बेहतरीन जानकारी और बहुत ही सुखद जानकारी आपने साझा की। और देखिए श्रोताओं, कितनी अच्छी बात है कि जो आप तक राशन पहुंच रहा है, कितनी पारदर्शिता विभाग द्वारा रखी जा रही है। तो शशि जी, आप आकाशवाणी स्टूडियो पधारे, आपने सारगर्भित जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली 101.9 कोटपुतली 101.9 कोटपुतली 101.9 101